हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो देखिए गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ बीएमएस के ऊपर। हेलो, मैं आपका दोस्त सचिन एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। तो देखिए गाइस, हम लोगों को दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों ने कि सर आप बीएमएस कोर्स के बारे में बताइए, बीएमएस होता क्या है, या फिर हम लोग एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं यानी बीएमएस के बाद, हम लोग सर्जरी कर सकते हैं यानी बीएमएस के बाद, व्हाट्स द सैलरी ऑफ अ बीएमएस डॉक्टर एंड कैन आई गेट इनटू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आफ्टर डूइंग अ बीएमएस कोर्स एंड वेरियस अपॉर्चुनिटीज व्हाट बीएमएस प्रोवाइड टू अ इंडिविजुअल। तो वो हम लोग सारी जो है चीजें वो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। What is BMS? BMS stands for Bachelor of Ayurveda and Medical Surgery। ठीक है, तो BMS क्या है? Bachelor of Ayurveda and Medical Surgery। कोर्स का ड्यूरेशन होता है 5.5 years। 4.5 years का जो है आपको कॉलेज करना पड़ता है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है 4.5 years के लिए, एंड जो 1 year है वो आपको इंटर्नशिप में देना पड़ता है। तो इंटर्नशिप में जो है 1 year, उसमें से 6 months जो आपके है वो आपको जो है आपके कॉलेज में जो हॉस्पिटल है वहां पे आपको सर्व करना पड़ता है इंटर्नशिप में, एंड देन यू हैव टू गो फॉर रूरल हॉस्पिटल फॉर 3 months एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स फॉर 3 months। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो बीएमएस में देखिए गाइस, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। बीएमएस के 8 ब्रांचेस बताए गए हैं। अगर मैं आपको 8 ब्रांचेस बताऊं तो सबसे पहला होता है काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन। फिर होता है बाल चिकित्सा यानी पेडियाट्रिक्स जो आपका छोटे बच्चों के लिए होता है, एंड गृह चिकित्सा यानी डेमोनोलॉजी इन द सेंस आपको जो साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर जो होती है वो गृह चिकित्सा होती है। ऊर्ध्वांगत चिकित्सा है और शल्य चिकित्सा, ये होती है आपकी ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी। ENT क्या होता है? ईयर, नोज और थ्रोट, एंड ऑप्थेल्मोलॉजी जो है आपकी आई से रिलेटेड जो है चिकित्सा होती है। शल्य चिकित्सा में आपका होता है जो आपकी सर्जरी होती है, बेसिकली सर्जरी के लिए शल्य चिकित्सा होती है। फिर होता है आपका डमस्ट्रा यानी होता है टॉक्सिकोलॉजी, एंड जरा यानी जेरियाट्रिक्स में क्या होता है? आपको जो एजिंग रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर एज रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है गाइस, एंड अगला जो है वो वृषान जो है एफ्रोडिसियक में क्या होता है? आपको जो है सेक्सोलॉजी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो है 8 ब्रांचेस जो है आयुर्वेद में बोली गई है। देखिए आयुर्वेद ये जो है ये हमारे जो है इंद्र भगवान यानी इंद्र गॉड जो है उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये आयुर्वेद जो शास्त्र है ये शास्त्र हमें भगवानों द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो पहले इंद्र भगवान ने इन शास्त्रों को चरक, सुश्रुत और अलग अलग आचार्यों को बताया। ठीक है, तो आयुर्वेद में बेसिक क्या होता है? बेसिक 3 संहिताएं होती हैं जिनको हम लोग बेस लेके हम आयुर्वेद पढ़ते हैं। वो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कोर्सेज में हमें ये सारी संहिता पढ़नी पड़ती। आयुर्वेद इज द मोस्ट ऑथेंटिक नॉलेज ऑन दिस यूनिवर्स एज इट इज प्रोवाइडेड बाय द गॉड एंड लॉर्ड इंद्रा। ठीक है, तो लॉर्ड इंद्रा ने क्या किया? हमारी जो आचार्य हैं उनको ये विद्या प्रोवाइड की। ये जो चिकित्सा, ये जो ट्रीटमेंट साइंस है, ये आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए जो है आचार्यों को प्रोवाइड किया। इसलिए ये जो ऑथेंटिक नॉलेज है, जो रियल नॉलेज है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि ये खुद भगवानों द्वारा प्रैक्टिस की गई है और ये खुद भगवानों द्वारा हमें प्रोवाइड की गई है इस धरती को जो है रोग मुक्त करने के लिए। ठीक है, तो इसमें थे सबसे पहले थे चरक आचार्य जिन्होंने चरक संहिता का गठन किया। फिर थे सुश्रुत आचार्य जिन्होंने सुश्रुत संहिता का गठन किया। ठीक है, और एक थे वाग्भट आचार्य ने क्या किया? वाग्भट ने अष्टांग संग्रह का गठन किया। ठीक है, तो अगर आप गूगल भी करेंगे गाइस तो भी आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो आचार्य चरक जी है और फादर ऑफ सर्जरी जो है वो आचार्य सुश्रुत है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कई हॉस्पिटल्स में आचार्य सुश्रुत की जो है वो मूर्ति भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतना जो है आयुर्वेद का जो है वो ऑथेंटिसिटी आयुर्वेद की है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बेसिक्स में बात करूं तो आचार्य चरक जी ने जो है वो
चरक संहिता में पूरी तरह मेडिसिन के ऊपर जो है वो फोकस किया है, एंड आचार्य सुश्रुत ने जो है वो सर्जरी के ऊपर फोकस किया है। तो आचार्य जो वाग्भट जी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे जो अलग अलग चरक संहिता और सुश्रुत संहिता थी उनको मिक्स करके अष्टांग संग्रह बनाया। अष्टांग संग्रह जो था वो काफी ब्रॉड था, तो उसको एक समराइज्ड वे में करने के लिए उन्होंने अष्टांग हृदय का भी गठन किया था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला। अगर हम लोग देखें तो पेपर पैटर्न की अगर बात करते हैं तो पेपर में कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमें क्या संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए संस्कृत कुछ हद तक पढ़नी पड़ती है। ठीक है, आपको श्लोकास लर्न करने पड़ते हैं पेपर के लिए, और संस्कृत जो है वो फर्स्ट ईयर तक ही सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर में ही संस्कृत का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपको संस्कृत का सब्जेक्ट नहीं होता। बस आपको जो है वो श्लोकास अलग अलग जो वेदास में और संहितास में बताए गए हैं वो लर्न करके आपके पेपर के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो पेपर की पैटर्न की बात करूं तो हर साल में आपके 2 इंटरनल्स होते हैं, यानी 2 टर्म्स होते हैं, और आपका एक जो है वो फाइनल होता है। ठीक है, और एकेडमिक सेशन जो है हर एकेडमिक सेशन 1 ईयर का होता है, और एक जो लास्ट एकेडमिक सेशन है वो आपका 1.5 ईयर्स का होता है। ठीक है, और देखिए पेपर जो है वो आप किसी भी लैंग्वेज में, या फिर आपके मोस्टली जो है हिंदी, इंग्लिश, और आप जो लैंग्वेज चाहे उसमें पेपर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में लिखते हैं। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पे जो है वो मराठी लैंग्वेज में भी आपको लिखने की चॉइस जो है पेपर मिल जाती है। देखिए गाइस, अंडर ग्रेजुएट कोर्स खत्म होते ही आपका जो है AIPGT की एग्जाम होती है। आप उस एग्जाम को देके पीजी कोर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो AIPGT जो एग्जाम होती है वो होता है ऑल इंडिया आयुर्वेद प्री मेडिकल टेस्ट जो होता है वो होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम को पास करके आप जो है वो पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, फिर होता है आपका AMO जो होता है वो आप यूपीएससी के द्वारा दे सकते हो, या फिर आपकी जो स्टेट PSC होती है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होती है, उनके द्वारा आप आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसमें भी आपको जो है 50K के आसपास जो है वो सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। और अगर मैं बात करूं अलग अलग कॉलेजेस की, अलग अलग जो इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस बोले गए हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनकी आपको जो है स्टाइपेंड मैं भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं BHU की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत रिनोन कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको मिलता है गाइस 55,000 से लेके 58,000 का जो है वो स्टाइपेंड आपको पीजी में मिल जाता है। ठीक है गाइस, अगली बात कर लेते हैं हम लोग NIA की। NIA में आप देखिए यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आपको जो है 42,000 से लेके 48,000 तक आपको जो है वो स्टाइपेंड मिल जाता है। ठीक है गाइस, और अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की अगर मैं बात करता हूं तो आपको यहाँ पे देखिए मिलता है 55,000 से लेके 65,000 का स्टाइपेंड मिल जाता है गाइस। ठीक है, आर्य पोदार बहुत ही रिनोन कॉलेज है महाराष्ट्र में। आर्य पोदार की अगर मैं बात करूं तो 55,000 के अराउंड आपको यहाँ पे भी स्टाइपेंड मिल जाता है। तो गाइस ये स्टाइपेंड जो है वो बहुत बेसिक है, और ये आपको जो है वो पीजी लेवल पे ही मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे इन स्टाइपेंड्स में अगर 5% डीए और नाइट शिफ्ट अगर ऐड करूं तो ये आसपास पहुंच जाते हैं, 75,000 के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए लमसम अमाउंट है। जो आप सोचते हो कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे आयुर्वेद करके क्या मिलेगा, हमें क्या सैलरी मिलेगी। तो देखिए आप पीजी में ही इतना कमा रहे हैं, 50,000 प्लस कमा रहे हैं, और अभी तो आप पूरी तरह मतलब प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे आयुर्वेद को। ठीक है, तो ही आप पीजी में ही 50,000 के अराउंड, 50,000 के आसपास या फिर उससे ज्यादा आप कमा रहे हो। ठीक है, आप अर्न कर रहे हो। ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते आप उतना अर्न कर लेते हो। तो ये था आपकी वेरियस कॉलेजेस के स्टाइपेंड। अगर मैं पीजी के बात करूं, पीजी के बाद आपको बहुत ही ज्यादा सिक्योर जॉब मिल जाती है, क्योंकि आप अगर MD/MS कर लेते हो तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में आपको जो है बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट मिल जाती है। ये रिक्रूटमेंट मिलने के बाद आप जो है वो एज असिस्ट कर सकते हो ऑपरेशंस को, या फिर आप बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। सिवाय मैं बोलता हूं आप कार्डियोलॉजी यानी हार्ट के ऑपरेशंस, नेफ्रोलॉजी
जो कि आपके किडनी के ऑपरेशन होते हैं, और फिर न्यूरोलॉजी यानी आपके जो ब्रेन से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे आप वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या फिर उनके आप कॉम्प्लिकेशंस या फिर कॉम्प्लिकेटेड केस जो है वो आप नहीं ले सकते और आप उन पे ऑपरेट नहीं कर सकते। बाकी अगर आप जनरल सर्जन है, एमएस है, तो आप बाकी सारे ऑपरेशंस को आप असिस्ट या फिर ऑपरेट कर सकते हैं। पर आपको एक लिमिटेशंस होती है। देखिए गाइस, जैसे आप जो है ऑपरेशंस कर सकते हो बस एक मेडिकल जो एमबीबीएस डॉक्टर है उसके साथ आप असिस्ट करके आप कॉम्प्लिकेटेड जो ऑपरेशंस है उनको हैंडल आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये होता है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में आप यहाँ पे एमडीएमएस करके आप अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूं, जैसे आप बीएमएस करने के बाद आप जो है वो पीजी कर सकते हो। पीजी करने के बाद आप जो है आपको बहुत सारी जो आयुर्वेदिक कंपनीज होती है, ठीक है, आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट बनाती हैं, ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, जो आयुर्वेदिक जो लोग होते हैं जिनको साउंड नॉलेज होती है आयुर्वेद में, उनको हायर करते हैं। जैसे अगर आयुर्वेद में एक द्रव्य गुण करके एक सब्जेक्ट है, अगर आपको अलग अलग द्रव्य, अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग हर्ब्स के बारे में पता है, आपकी अच्छी नॉलेज है, आपने एमएस किया हुआ है मेडिसिन में, तो आप जो है इन अलग अलग कंपनीज द्वारा रिक्रूट किए जा सकते हो। वो भी आपको बहुत सारा अच्छा पे कर देते हैं, अराउंड लाख पे आपको हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिक्योर्ड जॉब है। इसके बाद आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अपना पीजी कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो बहुत ही ज्यादा अभी एक्सप्लोर होना बाकी है। ठीक है गाइस, मतलब आयुर्वेद पूरी तरह जो है वो एक्सप्लोर हुआ नहीं है गाइस। आप आयुर्वेद को आगे भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हम एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी एलोपैथी आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके कुछ कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो आपको गाइडलाइंस मेडिको लीगल में आपको समझ जाएगा। जैसे आप आयुर्वेद में आएंगे आपको मेडिको लीगल में आपको समझ जाएगा। पर आप मोस्टली एलोपैथी जो है वो पूरा फॉलो कर सकते हैं, पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है गाइज, और अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमें एमबीबीएस जितना ही पढ़ना पड़ता है क्या? मैं बोलता हूं आपको एमबीबीएस जितना पढ़ना तो पड़ता ही है, मॉडर्न तो पढ़ना पड़ता ही है, उसके साथ साथ जो है आपको एलोपैथी के साथ साथ आपको जो है वो आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ता है। तो जो है आपको डबल पढ़ना पड़ता है आयुर्वेद में। और ऐसा तो होता नहीं कि कोई मॉडर्न डॉक्टर आपको दिख जाए आयुर्वेद जो प्रिस्क्राइब कर रहा हो आपको। कभी भी आपका मॉडर्न डॉक्टर जो है, मॉडर्न एलोपैथी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, वो आपको जो है आयुर्वेद प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। बस यही जो है वो स्ट्रांग पॉइंट है आयुर्वेद डॉक्टर्स का, कि आप जो है वो आयुर्वेद मेडिसिन या फिर आयुर्वेद जो है टेक्निक जो है आप यूज कर सकते हो। अगर मैं बोलूं तो पंचकर्मा एक बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है आयुर्वेद में। पंचकर्मा के आप अगर सेंटर कहीं पे ओपन करते हो तो आपके पंचकर्मा के सेंटर भी बहुत अच्छे चल सकते हैं, एंड आपकी पंचकर्मा में भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि आज जो पंचकर्मा है वो बहुत ही ज्यादा मतलब ट्रीटमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है लोगों की। और पंचकर्मा से क्या होता है, लोग जो है वो बहुत ही जल्दी अच्छे से रिकवर हो रहे हैं, एंड पंचकर्मा से जो है वो बहुत ही ज्यादा लोग हेल्दी रह रहे हैं। ठीक है, तो पंचकर्मा भी आप जो है कर सकते हो। सारी पैथीज अपने आप में एक बहुत ज्यादा ग्रेट है, पर अगर आप आयुर्वेद की बात करते हो तो आयुर्वेद कैसा है, जो रूट कॉज पे जाता है डिजीजेस के, और रूट कॉज से इरेडिकेट करता है डिजीजेस को, जिससे कि जो डिजीज होती है वो वापस होने के चांसेस जो है वो नील हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। ठीक है गाइस, और आयुर्वेद ऐसी स्ट्रीम है जो कि अगर आप जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। आयुर्वेद जो है वो बहुत वास्ट है, बहुत ही ज्यादा डीप है। उसकी साउंड नॉलेज रखने वाला को कभी भी आयुर्वेद को जिसको आयुर्वेद की नॉलेज है वो कभी भी जो है इस क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट साइंस में कभी भी पीछे नहीं रहता है गाइज। उसको अच्छा हमेशा पे होता है, अच्छी सैलरी वो कमा लेता है। मैंने ऐसे भी डॉक्टर्स देखे हैं जिनके 3-3 जो मंजिली बिल्डिंग्स हैं, और वो उनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही है गाइज, और बहुत ही अच्छे से वो आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जिनमें जो है एलोपैथी काम में नहीं आता, या फिर कोई अदर जो है पैथी काम में नहीं आती, वहां पे आयुर्वेद का बहुत ही ज्यादा योगदान हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं स्किन डिजीजेस जो है, स्किन डिजीजेस में अगर मैं बात करूं तो आप देखिए स्किन डिजीजेस कई गोलियां खाने के बाद, कई टैबलेट्स लेने के बाद भी आप जो है स्किन डिजीजेस को ठीक नहीं कर पाते हो, वो जो है आयुर्वेद में बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। फिर आप अगर जैसे किडनी स्टोन्स, फिर अलग अलग बहुत सारी बीमारियां हैं जो आप आयुर्वेद से बहुत इजीली या फिर बहुत अच्छे से जो है आप क्योर कर सकते हो। ठीक है,
और अगर मैं देखिए, आपको जितना आप आयुर्वेद में फॉलो करते जाएंगे, आपको उतना ही आयुर्वेद का जो है वो नॉलेज होगा, और आप उतने ही आयुर्वेद को जो है आयुर्वेद की तरफ जो है पसंद करने लगेंगे और आयुर्वेद को फॉलो करने लगेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो गाइस प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।